ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वेंडिगो की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं कुछ नोटिस कर रहा हूं, आप सभी कहानियां जो है वो सुन लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। तो अगर आपने लाइक और कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर से कर दें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और हर कोई अपने घर के अंदर घुसा हुआ था। कोई भी घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस खराब मौसम में और कड़ाके की सर्दी में भी एक व्यक्ति जो था वो अपने हथियार लेकर बाहर इधर से उधर घूम रहा था, क्योंकि उसे किसी की तलाश थी। उस व्यक्ति का नाम जॉन था और वो एक शिकारी था। उसका बचपन से सपना था कि वो एक आदमखोर वेंडिगो का शिकार करे, और उसे पता चला था कि उस इलाके में एक आदमखोर वेंडिगो है जिसकी तलाश वो हथियार लेकर कर रहा था। लेकिन उसे कोई भी कामयाबी जो है वो नहीं मिली। वो एक घर के पास गया और उसने दरवाजे को खटखटाया। तभी अंदर से एक बुजुर्ग आया और उसने दरवाजे को खोला। तब उसने जॉन को देखकर कहा, कौन हो तुम, क्या काम है। और फिर वो जो जॉन था उसने कहा, मेरा नाम जॉन है और मैं एक शिकारी हूं। मैंने सुना है कि आपके इस इलाके में वेंडिगो है और मैं उस वेंडिगो का शिकार करना चाहता हूं। तो आपके पास कोई जानकारी है कि वो वेंडिगो मुझे कहाँ मिलेगा। और फिर जैसे ही ये बात उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सुनी, तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, वेंडिगो का शिकार करना है तुमको? और फिर जॉन ने कहा, हाँ, मुझे वेंडिगो का शिकार करना है। लेकिन आप हंसे क्यों? मुझे तो इसमें कोई हंसने वाली बात नजर नहीं आती। जिसके जवाब में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, चलो मेरे साथ, मेरे घर में आओ। और फिर जॉन ने कहा, लेकिन क्यों? आप मुझे बता दीजिए कि आपको कुछ पता है उस वेंडिगो के बारे में। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जितना मैंने कहा उतना करो, अंदर आओ। वो जो जॉन था वो घर के अंदर चला गया। उसने जैसे ही घर के अंदर देखा तो घर में बहुत सारे हथियार इधर से उधर टंगे हुए थे। और जॉन ने जैसे ही उन हथियारों को देखा, तब जॉन ने कहा, ये सारे हथियार आपके घर में? लेकिन ये हथियार तो बड़े बड़े शिकारी इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में ये हथियार क्या कर रहे हैं? और फिर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने अपने हाथों से इशारा किया और एक दीवार पर देखने के लिए कहा। और फिर वो जो जॉन था उसने उस दीवार की तरफ देखा तो वहां उस दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी, जिसमें एक जवान व्यक्ति अपने हाथों में बंदूक लिए खड़ा था। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, इस व्यक्ति को जानते हो? और फिर जैसे ही जॉन ने उस व्यक्ति की तस्वीर देखी, तब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जॉन ने कहा, ये तो बहुत महान शिकारी है ना? मैं तो इन्हें अपना आदर्श मानता हूं। क्या आप भी इन्हें अपना आदर्श मानते हैं? और फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं ही ये व्यक्ति हूं। ये मेरी जवानी की फोटो है। और फिर जॉन ने जैसे ही ये बात सुनी, तब वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के पैरों में गिर गया और उसने कहा, आप मुझे मिल गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। बचपन से मैं आपके बारे में सुनता हुआ आ रहा हूं कि आप बहुत ही बहादुर शिकारी हैं। आप मेरे आदर्श हैं। आपको ही आदर्श मानकर मैंने शिकार करना शुरू किया है। और फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, चलो खड़े हो जाओ, वहां सोफे पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो किचन में गया और चाय बनाकर लेकर आया।
और उसने जॉन को चाय दी। जॉन ने कहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हैं और आपने मुझे चाय बनाकर पिलाई। और फिर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो भी सोफे पर बैठ गया। जॉन ने कहा, आप इतने सालों से कहाँ गायब थे? अचानक से आपकी खबरें मिलना बंद हो गई। कई लोग कह रहे थे कि आप मारे गए। और फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मरने वाला था लेकिन बच गया। जॉन ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपके साथ कुछ हुआ था? और फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं भी जवानी में तुम्हारी तरह था। मुझे वेंडिगो का शिकार करना था और वेंडिगो का शिकार करने के लिए मैं एक सबसे खतरनाक जंगल में चला गया जहां पर सूरज की किरणें भी ठीक से नहीं पहुंचती। मैं उस जंगल में सारा शिकार करने का सामान लेकर अकेले ही निकल गया। फिर जॉन ने कहा, तो क्या आपको कोई कामयाबी मिली? क्या आपने वेंडिगो का शिकार किया? और फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं टेंट लगाकर आराम कर रहा था क्योंकि दिन भर इधर से उधर भटकने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा थक गया था। मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी, लेकिन मुझे पता था कि जंगल के अंदर गहरी नींद में सोना जानलेवा हो सकता है, इसलिए मैं कच्ची नींद में सो रहा था। तभी मुझे अपने टेंट के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई और मैं समझ गया कि टेंट के बाहर कोई है। इसलिए मैंने अपनी बंदूक को उठाया और अपने टेंट की चैन हल्की सी खोलकर मैंने बंदूक की नली को बाहर निकाला और बाकी बची हुई जगह से उस टेंट के बाहर देखने लगा। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से मुझे एक झाड़ी में हलचल नजर आई और सबसे पहले मुझे लगा कि उस झाड़ी के अंदर कोई छोटा मोटा जानवर है, लेकिन तभी उस झाड़ी में से एक मानव कंकाल निकला। असल में उस झाड़ी के अंदर कोई खतरनाक जीव छुपा हुआ था और उसने किसी का मानव कंकाल खाकर बाहर फेंका था। मैं समझ गया था कि उस झाड़ी के अंदर जो कोई भी है वो कोई आम जानवर नहीं है। उस झाड़ी में से एक डरावनी सी आवाज जो है वो निकल रही थी और वो जो आवाज थी वो मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी थी। मुझे बहुत सारे जानवरों के बारे में जानकारी है, वो जानवर क्या करते हैं, कैसा स्वभाव होता है उनके पास और वो आवाजें कैसी निकालते हैं, और मुझे इस बारे में पूरी जानकारी थी। लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन काल में वैसी जानवर की आवाज नहीं सुनी थी। तभी मैं समझ गया था कि वो जो कोई भी है वो कोई आम जीव नहीं है। जॉन ने कहा, फिर बताइए क्या हुआ? और फिर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो मुस्कुराया और उसने कहा, वैसे तो मैंने बहुत खतरनाक जानवरों का शिकार किया है, लेकिन वो जो झाड़ी में हलचल हो रही थी वो न जाने कैसे मुझे डरा रही थी। मुझे उस रात पता चला कि आखिर डर क्या होता है। मैंने डर को अपने सामने देखा, उसे महसूस किया। उस झाड़ी में हो रही हलचल और उस झाड़ी से निकल रही आवाज मुझे डरा रही थी और मेरे माथे पर पहली बार शिकार करते हुए पसीना जो था वो आ गया था। मुझे पता था कि वो जो कोई भी है वो मुझ पर हमला करने वाला है। मैंने सोचा क्यों ना उससे पहले ही मैं उस पर हमला कर दूं, और यही सोचकर मैंने ट्रिगर को दबा दिया और वहां पर शूट कर दिया। शूट करते ही उस झाड़ी में हो रही हलचल जो थी वो बंद हो गई और उस झाड़ी में से जो आवाज आ रही थी वो भी बंद हो गई। मेरी जो नजरें थी वो उस झाड़ी पर ही टिकी हुई थी। तभी उस झाड़ी के अंदर से एक डरावना सा पतला सा जीव निकलकर खड़ा हुआ, और वो जो जीव था वो और कोई नहीं बल्कि एक आदमखोर वेंडिगो था। वो आदमखोर वेंडिगो बहुत ही ज्यादा डरावना था दिखने में।
हम जो किस्से कहानियां सुनते हैं वेंडिगो की, उन कहानियों में जो वर्णन किया जाता है वेंडिगो का, उससे भी ज्यादा डरावना। उसकी हाइट तकरीबन 8 फुट थी और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा पतला था। वो मेरी तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसके जो पैर थे वो रुक गए और मैं देखकर हैरान हो गया कि आखिर वो रुका तो रुका क्यों। तभी मेरी जो नजर थी वो टेंट के सामने जल रही आग पर गई और मुझे पता चला कि वो जो वेंडिगो था वो आग से डर रहा था और आग की वजह से ही अब तक उसने मुझ पर हमला नहीं किया था। उसके मुंह से निकलने वाली जो लार थी वो टप टप करके जमीन पर बह रही थी और वो वेंडिगो मुझे ही घूर रहा था। तभी उसने एक हाथ अपनी छाती पर रखा और अपनी उंगलियों से अपनी छाती में उसने न जाने कैसे छेद कर दिया और अंदर से वही गोली जो मैंने शूट करी थी वो निकाली और वो गोली निकालकर मेरी तरफ फेंक दी। मैं उस गोली से जैसे तैसे बचा और मेरी आंखों के सामने ही जो उसकी छाती में छेद हुआ था वो अपने आप ठीक हो गया। और मुझे ये भी पता चल गया कि उस आदमखोर वेंडिगो पर गोलियों का कोई असर नहीं होने वाला और मेरी जो बंदूकें हैं वो उसके सामने किसी खिलौने के बराबर है। उसके और मेरे बीच में सिर्फ आग ही थी जो मेरी ढाल बनकर खड़ी थी। अगर वो आग नहीं होती तो वो मेरे भी टुकड़े टुकड़े कर देता, जैसे उसने अपने पहले वाले शिकारी व्यक्ति के करे थे। तभी अचानक से वहां किसी के कदमों की जो आवाजें थी वो आने लगी और मैंने एक आवाज सुनी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहां पर वो आदमखोर वेंडिगो होगा? हाँ? और तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि आदमखोर वेंडिगो यहीं पर है, मुझे पक्की खबर मिली है। और जैसे ही ये आवाज वहां पर आई, वो आदमखोर वेंडिगो पागलों की तरह चिल्लाया और मैंने उस दिशा में चिल्लाते हुए कहा, वो आदमखोर वेंडिगो यहां पर है, अपनी जान बचाकर भागो यहां से। और तभी वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो उस दिशा में भागा और उस दिशा में कहीं गायब हो गया। तभी वहां से 2 आदमियों की चिल्लाने की आवाज आई और मैं समझ गया कि उस आदमखोर ने उन दोनों को अपना शिकार बना लिया है और कुछ ही देर में उन दोनों के शरीर के टुकड़े उस आदमखोर ने मेरी तरफ फेंके और उनमें से एक का कटा हुआ सर लुढ़कता हुआ मेरे पैरों के पास आ गया, जिसे देखकर मेरी जो रूह थी वो कांप गई और अब मैं समझ गया था कि वो आग ही है जिसने मेरा ऐसा हाल होने से बचा रखा था। पूरी रात मैंने जैसे तैसे उस आग को जला कर रखा, क्योंकि मुझे पता था जब तक वो आग जल रही है तब तक मेरी सांसें चल रही हैं। अगर वो आग बुझ गई तो वो आदमखोर मेरी जान लेने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाएगा। मुझे पूरी रात उन झाड़ियों में से उसी आदमखोर की आवाज सुनाई देती रही जो कि मुझे डरा रही थी। मुझे समझ आ गया था कि उस आदमखोर का शिकार करना लगभग नामुमकिन है। मैं जैसे तैसे उस आग को जलाए रख रहा था, तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने आसमान की तरफ देखा तो वहां बादल आने लगे थे और मैं समझ गया था कि अब जो होने वाला है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। आसमान में देखते ही देखते बादल आ गए और बिजलियां चमकने लगी, जो कि साफ साफ इशारा कर रही थी कि अब बारिश होने वाली है। और अगर थोड़ी सी भी बारिश होती तो मेरी जो आग जल रही थी टेंट के बाहर वो बुझ जाती। और इसी चीज का इंतजार वो आदमखोर वेंडिगो कर रहा था। बारिश की पहली बूंद मेरे सर पर आकर गिरी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बारिश की बूंद मेरी मौत का पैगाम लेकर आई है। और धीरे धीरे बारिश जो थी
वो तेज होती गई। उस आग के बुझने से पहले ही मैंने जितने भी हथियार थे सबको ले लिया और वहां से जितना हो सकता था उतनी तेजी से भागा। लेकिन मेरे पीछे मुझे उस आदमखोर की आवाज़ जो थी वो साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो कि साफ गवाही दे रही थी कि वो जो आदमखोर है वो मेरे पीछे है। धीरे धीरे बारिश जो थी वो तेज़ होती गई और मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग रहा था। बारिश ने मेरी बहुत मदद करी वहाँ से बचकर निकलने की, क्योंकि बारिश के शोर की वजह से वो वेंडिगो मेरे कदमों की आवाज़ जो थी उसे सुन नहीं पा रहा था, और जो मेरे शरीर की जो गंध थी वो उसका भी पता नहीं लगा पा रहा था। और इसी वजह से मैं उससे बहुत दूर निकल गया था। लेकिन कई किलोमीटर आगे निकलने के बावजूद भी मुझे उस आदमखोर की जो आवाज़ थी वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस रात मैं 10 किलोमीटर लगातार भागा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में मुझे कभी इतना भागना पड़ेगा, लेकिन मैं ये जानता था कि अगर मैं कुछ भी गलती करूंगा या फिर कोई भी लापरवाही करूंगा तो वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। धीरे धीरे बारिश जो थी वो कम होने लगी और मैं समझ गया था कि वो जो बारिश थी अब वो कुछ ही देर में रुक जाएगी। और उसके बाद मैंने और अपनी बची खुची ताकत के साथ वहां से दौड़ लगाई। भागते भागते मैं उस जंगल से बाहर निकल गया और एक सड़क पर आ गया जहां पर मेरी गाड़ी जो थी वो खड़ी थी। मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया ही था तभी अचानक से बारिश जो थी वो बंद हो गई और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को लेकर वहां से जैसे तैसे निकला। मेरा आधा जो सामान था वो वहीं पर छूट गया था और आधा सामान मेरे पास था, लेकिन मुझे सामान की कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि मैं सही सलामत बच गया था। यही मेरे लिए बहुत था। मैं अपनी गाड़ी को वहां से लेकर निकल ही रहा था तभी अचानक से मेरी जो कार थी वो स्लो होने लगी और उसके बाद मैं स्पीड को बढ़ाने लगा। स्पीड मैंने फुल कर दी लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। और उसके बाद मैंने पीछे देखा तो वो जो आदमखोर था वो मेरी कार के पीछे ही खड़ा था और उसकी जो लार थी वो बह रही थी। उसके मुंह से निकलने वाली जो आवाज थी वो मुझे डरा रही थी। मैंने कार को बैक गियर दिया और उस आदमखोर को सीधा एक पेड़ पर जाकर ठोक दिया। उसके बाद मैंने फुल स्पीड में अपनी जो कार थी वहां से भगाई। थोड़ी देर बाद मैंने साइड मिरर में देखा तो वो जो आदमखोर था वो मेरा पीछा कर रहा था और उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी। मैं जैसे तैसे अपनी कार को लेकर वहां से निकला और जब मैं पीछे देखा तब वो जो आदमखोर था वो मेरे पीछे नहीं था, वो वापस जंगल में चला गया था। लेकिन ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था ये इतना ज्यादा भयानक था कि उसके बाद से मुझे जंगल नाम से ही डर लगने लगा और मैंने शिकार करना छोड़ दिया। मैंने यहाँ पर घर खरीद लिया और उसके बाद तब से लेकर यहाँ पर रह रहा हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा और तुमने वेंडिगो का शिकार करने की बात कही तब मुझे ऐसा लगा कि मैं एक शीशे के सामने खड़ा हूं और मेरा जो प्रतिबिंब है वो मेरी जवानी वाला है और इसलिए मैंने तुम्हें अंदर बुला लिया। तो अब बताओ, क्या तुम अब भी उस आदमखोर वेंडिगो का शिकार करना चाहोगे? जॉन ने जब ये पूरी बात सुनी और ये पूरा किस्सा सुना तब उसका भी जो शरीर था वो कांपने लगा और उसने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जो साबित कर सके कि आप उस जंगल में गए थे? और फिर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने हंसते हुए कहा थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं तुम्हारा आदर्श हूं,
और अब अपने आदर्श से ही सबूत मांग रहे हो। हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मुझे भी यकीन नहीं होता और मैं भी सबूत मांगता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। वो बुजुर्ग व्यक्ति हंसता हुआ गया और उसने एक अलमारी खोली। उस अलमारी के अंदर एक फ्रेम के अंदर एक गोली थी और वो गोली लाल थी। उस गोली को दिखाते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ये वो गोली है जो उस वेंडिगो के सीने में जाकर घुस गई थी। और वहीं बगल में एक जार के अंदर एक इंसानी सर रखा हुआ था और उस जार के अंदर बहुत सारा केमिकल था। उस सर को दिखाते हुए, इंसान का कटा हुआ सर है जिसे उस वेंडिगो ने मेरी तरफ फेंका था और वो सर लुढ़कता हुआ मेरे पांव के पास आ गया था। ये देखो, ये रिकॉर्डिंग है उस रात की। ये फोटोज है जो मैंने उस रात खींची थी। जॉन ने जब वो सारी फोटोज और वो रिकॉर्डिंग और बाकी चीजें देखी तो वो समझ गया कि वो बुजुर्ग व्यक्ति झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा है। और फिर जॉन ने कहा, आपके पास इतने सारे सबूत हैं, आपने ये सब यहां नॉर्मल सोसाइटी में क्यों नहीं बताए? और उसके बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मुझे ऊपर से मना किया गया था, गवर्नमेंट ने मुझे मना कर दिया था। और फिर जॉन ने कहा, क्या सच में? क्या गवर्नमेंट को उस आदमखोर वेंडिगो के बारे में पता है? और फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है गवर्नमेंट कितनी ज्यादा पावरफुल होती है? गवर्नमेंट को हर राज पता होता है। गवर्नमेंट छुप छुप कर कई ऐसे काम करती है जिसके बारे में एक आम इंसान को कभी जिंदगी में पता नहीं लग पाता। और ये सारे काम भी उन्हीं कामों में से एक है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए एक बात कहना चाहता हूं। ये सारी बातें, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है, वो अपने तक ही रखना, क्योंकि अगर तुमने ये बात फैलाने की कोशिश करी तो हो सकता है तुम कुछ दिनों में गायब हो जाओ। और गायब करने वाली सरकार ही होगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि कोई भी ऐसा राज बाहर निकले जिससे सरकार के ऊपर सवाल उठे, समझे? और फिर जॉन ने हां में सर हिलाया और जॉन ने कहा, लेकिन इससे सरकार पर क्या सवाल उठेंगे? और फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, लोग मांग करेंगे उस आदमखोर को मारने की, क्योंकि उसने न जाने कितने लोगों की जान ले ली है और उस आदमखोर को मारना सरकार के बस की बात भी नहीं है। इसलिए ऐसी बहुत सारी जगहें जहां पर ऐसे रहस्यमय जीव पाए जाते हैं, वहां पर जाना सरकार बैन कर देती है, समझे तुम? और अगर फिर भी कोई ऐसी घटना हो जाती है तो सरकार उसे दबा देती है और बाहर नहीं आने देती। ये सारी बातें जानने के बाद जॉन के सर से जो वेंडिगो का शिकार करने का भूत था वो उतर गया था और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट गया। और उसने कसम खा ली कि वो कभी भी उस वेंडिगो के बारे में नहीं सोचेगा। कनाडा के अंदर एक गांव जो कि चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहां के लोग जो थे वो काफी सालों से काफी रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे और उनका कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर वो गए तो गए कहां। गांव के जो लोग थे उनका ये मानना था कि गांव के पास बसे एक जंगल में एक आदमखोर जीव रहता है जिसके पास बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो किसी आम जीव के पास नहीं होती। और वो जीव जो है वो एक आदमखोर है और लोगों ने उसे वेंडिगो नाम दिया था। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए एक शोधकर्ताओं की जो टीम थी वो वहां गांव के अंदर पहुंची और वो उस वेंडिगो की जो सच्चाई थी उसे पता लगाने के लिए आई थी। वो वहां उस जंगल के अंदर चले गए
और कई दिन उन्होंने वहां पर जंगल में बिताए। शुरुआती दिन तो आम तरह से बीत गए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे वहां पर अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो गई। रात में उन सभी को डरावनी आवाजें सुनाई देती थी, और वो जो आवाजें थी वो इतनी ज्यादा डरावनी होती थी जो किसी भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक देने के लिए काफी थी। धीरे धीरे और दिन बीते, और एक रात जब शोधकर्ताओं की जो टीम थी वो अपने कैंप में आराम कर रही थी, तब उन्होंने जंगल में एक अजीब सी चीख सुनी, और वो चीख जो थी वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। हर कोई अपने कैंप से बाहर आया तो वहां पर उन्होंने देखा कि झाड़ी के पास में एक रहस्यमयी जीव छुपा हुआ है, और उसकी लाल चमकती हुई आंखें हैं जो कि उन सभी को घूर कर देख रही थी। वो सभी समझ गए कि वो और कोई नहीं बल्कि आदमखोर वेंडिगो है, और सभी दहशत में आ गए। सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो बहुत ही ज्यादा तेज और खतरनाक था। उसने अपनी रफ्तार का नमूना दिखाते हुए कई सारे लोगों को जमीन पर पटक दिया, और उसके बाद उसने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बचे हुए लोगों के सामने ही उसने पकड़ में आए लोगों को टुकड़े टुकड़े कर कर उन्हें खा लिया, जिसे देखकर बचे हुए लोग अपना मानसिक संतुलन खोकर इधर से उधर पागलों की तरह भागने लगे, और वो सभी अपने फैसले पर पछता रहे थे कि आखिर वो उस जंगल में क्यों आए। उस आदमखोर वेंडिगो ने एक एक करके जितने भी शोधकर्ता आए थे सभी को मौत के घाट उतार दिया, और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। गांव में ये जो बात थी वो फैल गई, और वो जो लोग थे वो परेशान हो गए थे उस आदमखोर वेंडिगो से, और आखिर में परेशान होकर उन्होंने उस गांव को छोड़ने का फैसला कर दिया, और सभी उस गांव को छोड़कर किसी और जगह रहने के लिए चले गए। और उसके बाद से वो जो गांव था वो सुनसान और वीरान हो गया, और वहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। आज इस बात को काफी साल हो गए हैं, लेकिन उस गांव के पास वाले जंगल के आसपास से भी कोई आज भी गुजरता है तो उसे अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, और कई लोग ये भी कहते हैं कि वो जो आदमखोर शैतान है वो आज भी उसी जंगल में घात लगाए बैठा हुआ है, अपने अगले शिकार की तलाश में कि कब कोई उस जंगल के अंदर आए और उस आदमखोर वेंडिगो दरिंदे की भूख मिटाए। एक शिकारियों का समूह जंगल के अंदर कई दिनों से शिकार कर रहा था, और उन्होंने बहुत सारे शिकार कर भी लिए थे। रात के वक्त उन्होंने एक डेरा डाला और वहीं पर आराम करने लगे। वो वहां पर अपना खाना बना रहे थे। खाना बनाते बनाते एक शिकारी ने कहा, अरे यार, पानी तो कम पड़ गया, कोई पानी ले आओ यार। और फिर एक शिकारी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं पानी ले आता हूं। ये कहकर वो जो शिकारी था वो जंगल के अंदर चला गया, लेकिन काफी देर तक वो वापस नहीं आया। तभी एक दूसरे शिकारी ने कहा, अरे वो पानी लेने के लिए गया है कि क्या करने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। और फिर एक और शिकारी उठा और उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं देख कर आता हूं कि आखिर वो कहाँ गया है। और फिर वो भी उसी दिशा में चला गया। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की जो कि ढूंढने के लिए गया था उसकी चीखें सुनाई दी, और उस व्यक्ति की चीखें सुनकर सारे जो शिकारी थे वो अपने हथियार लेकर उस दिशा में भागे, और उन्होंने जो देखा उसे देखकर उन सभी की हालत जो थी वो खराब हो गई। उन्होंने देखा कि वहां पर वो जो व्यक्ति जो सबसे पहले पानी लेने के लिए गया था उसकी लाश पड़ी हुई थी, वो भी बहुत सारे टुकड़ों में। और जैसे ही ये नज़ारा उन सभी शिकारियों ने देखा तब वो सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर
ये सब किया किसने। और उन सभी को इसका जवाब बहुत जल्दी मिल गया। वहां उन्होंने एक अनजान सी आवाज़ सुनी और वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उनकी नज़र एक पेड़ के ऊपर गई तो वहाँ पर कोई बैठा हुआ था, और जब उन्होंने उस पेड़ के ऊपर देखा तो वहाँ एक टहनी पर एक आदमखोर वेंडिगो अपनी जीभ को बाहर निकाल कर लपलपाता हुआ उन सभी को नजर आया। और जैसे ही उन सभी ने ये देखा तब उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और उस आदमखोर वेंडिगो को शिकार बनाकर उन सभी ने उस आदमखोर को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां चला दी, और सारी जो गोलियां थी वो उस आदमखोर के शरीर में जाकर उतर गई। उसके बाद उन सभी ने चैन की सांस ली और सभी उस आदमखोर वेंडिगो के पास गए, जो कि गोली लगने की वजह से सीधा जमीन पर जा गिरा था। और वो सभी देख रहे थे कि आखिर उन सभी को यकीन हो गया था कि जिस हिसाब से गोलियां लगी हैं उस हिसाब से ये आदमखोर वेंडिगो बचा नहीं होगा। और वो सभी अपने उस दोस्त की लाश के पास गए और रोने लगे। वो सभी रो ही रहे थे, तभी पीछे से किसी ने उनमें से एक शिकारी को अपने पास खींच लिया और उसको भी तोड़ मरोड़ कर उसके टुकड़े कर दिए और उसे खाने लगा। बाकी शिकारियों ने पीछे मुड़कर देखा तो वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो वहीं खड़ा था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उसने एक एक करके शिकारियों का शिकार करना शुरू कर दिया, और जो बचा हुआ एक शिकारी बचा था वो अपनी जान बचाने के लिए वहां पास की एक नदी में कूद गया। लेकिन जो बाकी के शिकारी थे वो इतने ज़्यादा खुश नसीब नहीं थे। उनकी जो मौत थी वो उसी जंगल में हो गई, और वो जो बचा हुआ शिकारी था वो नदी के सहारे कहीं और निकल गया और उसकी जान बच गई। लेकिन उसे भी उस आदमखोर वेंडिगो की वो जो डरावनी चीखें थी वो सुनाई दे रही थी, जो कि साफ साफ इशारा कर रही थी कि अगर वो फिर से कभी रात में उस जंगल में गया तो वापस जिंदा नहीं लौटेगा। रात का समय था और कुछ दोस्त कैंपिंग कर रहे थे एक डरावने से जंगल में। टाइम पास करने के लिए वो एक दूसरे को कहानियां सुना रहे थे। तभी एक दोस्त ने कहा, क्या तुम्हें पता है ऐसे ही डरावनी जंगलों में एक आदमखोर नरभक्षी वेंडिगो पाया जाता है, जिसके बारे में कहते हैं कि वो इंसानी मांस का भूखा होता है और वो अगर किसी इंसान को देख ले तो उसे खा जाता है। जैसे ही ये बात बाकी दोस्तों ने सुनी तब उन्होंने कहा, हाँ मैंने सुना है, लेकिन ये सब सिर्फ एक किस्से कहानियों का हिस्सा है और कुछ भी नहीं। और वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके आसपास कोई है, और उन्होंने सोचा कि शायद कोई छोटा मोटा जानवर होगा और इसलिए उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे वो जो आवाज थी वो बढ़ती गई और उन लोगों के दिलों में खौफ जो था वो अचानक से भर गया जब उन्होंने वहां पर एक डरावनी सी चीख सुनी। और वो चीख किसी आम जानवर की नहीं थी। उस चीख को सुनकर वो सभी खड़े हो गए और तभी उस अंधेरे से जंगल में से एक विशाल काय राक्षस वेंडिगो निकल कर आया, जिसकी जबान से लार टपक रही थी और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा पतला था। इतना ज्यादा पतला कि उसकी शरीर की हड्डियां साफ साफ देखी जा सकती थी। वो इतना ज्यादा भयानक था कि जो कुछ दोस्त थे वो बहुत ही ज्यादा डर गए और उन दोस्तों में से कुछ दोस्त अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। लेकिन उस आदमखोर ने देखते ही देखते उन सभी को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके वहां मौजूद जितने भी दोस्त थे
उसने एक एक करके वहां मौजूद जितने भी दोस्त थे सबको जान से मारना शुरू कर दिया, और वो इतनी भयानक तरह से उन लोगों को मार रहा था जिसे देखकर बचे हुए लोग अपने मानसिक संतुलन को संभाल नहीं पा रहे थे। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। धीरे धीरे करके सब अपनी जो जान थी उसे बचाने के लिए वहां से भाग गए, और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस आदमखोर वेंडिगो की जो रफ्तार है वो उन लोगों से बहुत ही ज्यादा तेज है। उसने बचे खुचे व्यक्तियों में से भी लोगों को मारना शुरू कर दिया। एक एक करके वहां पर लाशों का जो ढेर था वो बिछ गया, और पूरे जंगल में मौत का खेल शुरू हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये नॉर्मल कैंपिंग वाली रात एक खूनी रात बन जाएगी, जिस रात के अंदर सिर्फ खून बहेगा और उस आदमखोर की चीखें सुनाई देगी। उस आदमखोर वेंडिगो ने बहुत सारे लोगों को खा लिया, लेकिन 3-4 जो दोस्त थे वो बचे हुए थे, और वो एक टूटे फूटे घर के पास आ गए। और वो जो घर था वो टूटा फूटा तो था, लेकिन वो छुपने के लिए काफी अच्छा था। वो सभी दोस्त उस टूटे फूटे घर के अंदर घुस गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वो चारों दोस्त सांसें भी सोच समझ के ले रहे थे। वो डर रहे थे कि अगर उनकी सांस लेने की आवाज उस आदमखोर तक पहुंच गई तो वो भी नहीं बचेंगे, इसलिए वो भी सांस डर डर के ले रहे थे। पूरी रात वो वहीं पर अपना मुंह दबाए रोते रहे, और उनमें से एक दोस्त ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले ही उसने वहां एक छेद से बाहर झांक कर देखा तो वहां झाड़ी के अंदर वही आदमखोर वेंडिगो वहां घात लगाकर बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि कब वो चारों दोस्त बाहर आए और वो आदमखोर उन चारों को अपना शिकार बना ले। ये देखकर वो जो लड़का था उसकी रूह कांप गई और वो अपने मुंह को दबाकर वहीं एक कोने में बैठ गया। पूरी रात यही सब चलता रहा। जैसे ही सूरज की पहली किरण पहुंची और सब कुछ नॉर्मल हुआ, तब वो चारों बाहर निकले तो सब कुछ नॉर्मल था। लग ही नहीं रहा था कि इतने सारे लोगों की मौत हुई है और सब कुछ नॉर्मल सा हो गया था। वो सभी बहुत गहरे सदमे में पहुंच गए, जिसकी वजह से वो सबसे पहले हॉस्पिटल गए और वहां पर उनका इलाज चला। उन्हें उस सदमे से निकलने में कई साल निकल गए, लेकिन आज भी जब वो चारों दोस्त उस रात के बारे में सोचते हैं तब उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। एक शहर में बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। बड़ी बड़ी कंपनीज उस बीमारी की इलाज की दवाइयां बनाने में लगी हुई थी, लेकिन उन्हें कोई भी कामयाबी जो थी वो नहीं मिली थी। बहुत सारे लोग उस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो रहे थे। तभी एक दवाइयां बनाने वाली कंपनी के अंदर एक ब्रायन नाम का लड़का काम कर रहा था और काम करते करते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो भागते हुए अपने बॉस के पास गया। ब्रायन ने अपने बॉस से कहा, सर एक गुड न्यूज़ है, मेडिसिन बन गई है। जैसे ही ये बात बॉस ने सुनी तो वो अपनी चेयर से उठ गया और उसने कहा, क्या मेडिसिन बन गई है? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? और फिर ब्रायन ने कहा, सर मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मेडिसिन बन गई है। वो बॉस कैबिन से बाहर निकला और उसने चेक किया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और उसने कहा, बहुत बढ़िया, तुम्हें इस काम के लिए जरूर इनाम मिलेगा। अब मुझे फटाफट ये बताओ
इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैं उन सारी चीज़ों को बहुत बड़ी क्वांटिटी में मंगा लेता हूं और उसके बाद हम मेडिसिन्स तैयार करने लगेंगे। और फिर ब्रायन ने कहा, सर इसी बात की चिंता है। इस दवाई को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें से एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलती है। और फिर ब्रायन के बॉस ने कहा, अच्छा मुझे दिखाओ कौन सी चीज़ है वो। ब्रायन ने अपने फ़ोन में एक पौधे की फ़ोटो निकाली और उसे अपने बॉस को दिखाया और कहा, ये देखिए ये लगेगा। ब्रायन के बॉस ने कहा, ये पौधा तो जंगलों में मिल जाएगा, वहां से मैं मंगवा लेता हूं। और फिर ब्रायन ने कहा, सर जंगलों में तो मिलेगा, लेकिन कौन से जंगलों में ये भी तो पता करिए। ये पौधा जिस जंगल में मिलेगा वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग रहते हैं। वो सभी आदमखोर हैं। वहां पर जाने वाले हर व्यक्ति को वो जान से मार देते हैं। वहां से ये पौधे, वो भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में कैसे आएंगे। और फिर ब्रायन के बॉस ने कहा, हाँ ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो सभी बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते और जो भी बाहरी व्यक्ति आता है वो मारा जाता है। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अभी हमारे पास मौका है। हम जितना जल्दी हो सके इस दवाई को बनाकर अपने नाम पर पेटेंट कर लेंगे और उसके बाद हमारी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा और लोगों की जान भी बचेगी। ब्रायन ने कहा, अच्छा तो फिर आपके पास क्या रास्ता है इस पौधे को यहां लेकर आने का। जिसके जवाब में ब्रायन के बॉस ने कहा, रास्ता तो मुझे एक ही नजर आ रहा है। मैं, तुम और कुछ हंटर्स को लेकर उस जंगल में जाते हैं। हम सीक्रेटली उस जंगल में जाएंगे और वो पौधे लेकर आएंगे। ब्रायन ने कहा, सर मुझे तो लगता है कि हमें इन सब कामों में सरकार की मदद लेनी चाहिए। अगर वो सपोर्ट करेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर ब्रायन के बॉस ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो ये बात पब्लिक में पूरी तरह से फैल जाएगी और जो बाकी कंपनियां हैं वो भी उस पौधे के पीछे पड़ जाएंगी। समझदारी इसी में होगी कि हम सीक्रेटली वहां पर जाएं और जितने भी पौधे हैं उन सभी को लेकर आ जाएं और यहां पर मेडिसिन्स तैयार कर कर बेचने लगे और उसके बाद दवाई को अपने नाम पर पेटेंट करवा लें। ब्रायन ने कहा, ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वहां पर जाने में जान का खतरा है। अगर वहां पर कुछ हो गया तो। और फिर ब्रायन के बॉस ने कहा, जा तो मैं भी रहा हूं ना ब्रायन, अब हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तुम्हें अंदाजा है ना कि अगर हम इस दवाई को अपने नाम पर पेटेंट करवा कर बाहर मार्केट में उतारे तो हम कितनी कमाई कर सकते हैं। और फिर ब्रायन ने कहा, हाँ ये बात तो है, कमाई बहुत ही ज्यादा होगी। और फिर ब्रायन के बॉस ने कहा, अगर तुम्हें फिर भी डर लग रहा है तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा इस काम के लिए और मैं तुम्हें यहां का हेड भी बना दूंगा। फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ बाकी लोगों को इंस्ट्रक्शन देने होंगे। जैसे ही ब्रायन ने $1 मिलियन सुना तो उसके दिमाग ने तुरंत हाँ कह दी और उसने कहा, ठीक है सर, मैं आपके साथ चलता हूं। ब्रायन अपने कैबिन में चला गया और उसने 3-4 जगह फोन किया। शाम के वक्त ब्रायन के बॉस ने ब्रायन से कहा, ब्रायन 2 दिन बाद रेडी रहना। मैंने हंटर्स को हायर कर लिया है और हम उन हंटर्स के साथ उस जंगल में जाएंगे और वो सारे पौधे जो है वो लेकर आ जाएंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रायन ने कहा, ठीक है सर। 2 दिन बाद ब्रायन का बॉस ब्रायन और बहुत सारे हंटर्स एक बोट में सवार होकर उस जंगल की तरफ निकल गए। एक बहुत बड़ी नदी को पार करने के बाद वो सभी उस जंगल के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां का नज़ारा देखा तो उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने वहां पर देखा किनारे पर
कई सारी लंबी लंबी जो लकड़ियां थी वो गाड़ी गई थी और उन सारी लकड़ियों पर इंसानों के कटे हुए सर लटकाए हुए थे। और ये देखकर ब्रायन और उसका बॉस और बाकी के जितने भी लोग थे वो सभी घबरा गए। और ब्रायन ने कहा, सर मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम यहाँ जाकर सही तो कर रहे हैं ना? और फिर ब्रायन के बॉस ने कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें जाना ही होगा और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतने सारे हंटर्स हैं, सबके पास गन्स हैं। अगर कुछ भी खतरा होगा तो हम उन आदिवासियों को जान से मार देंगे। उस बोट को नदी के किनारे लगाया गया और उसके बाद वो सभी बोट से उतर गए। वो सभी उस जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल बहुत ही ज़्यादा गहरा था। जैसे ही वो जंगल के अंदर गए तो वहाँ अंधेरा ही था, क्योंकि वो जंगल इतना ज़्यादा घना था कि वहाँ सूरज की जो रोशनी थी वो भी ठीक से पहुँच नहीं रही थी। ब्रायन को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन पैसों की लालच में वो उस जंगल के अंदर चला जा रहा था और बाकी लोग भी उसके साथ में थे। उन सभी के पास उस पौधे की फोटो थी और वो सभी उस पौधे को ढूंढ रहे थे। उस पौधे को ढूंढते ढूंढते वो जंगल के बहुत ही ज़्यादा अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें वो जो पौधा था वो नहीं मिला। उस पौधे को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत गए और सुबह से शाम हो गई। ब्रायन ने कहा, क्या आप में से किसी को ये पौधा मिला? और फिर ब्रायन के बॉस ने कहा, मैंने तो बहुत ढूंढा लेकिन मुझे तो कहीं भी नहीं दिखा। और बाकी के जितने भी हंटर्स थे उन्होंने भी कहा, नहीं, हमें भी नहीं दिखा, हम भी सुबह से ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें अब यहां से चलना चाहिए। रात बहुत ज़्यादा हो गई है और यहाँ पर जंगली जानवर किसी भी वक्त आते होंगे, तो हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। ठीक है, हम कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं। वो सभी मिलके कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगे और काफ़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक सुरक्षित जगह मिल गई। उन सभी ने वहाँ पर टेंट लगाए और वहाँ पर आग जलाई। आग जलाने के बाद उन सभी के पास जो भी खाने का सामान था वो उन्होंने निकाला और खाना पकाने लगे। ब्रायन और ब्रायन के जो बॉस थे वो वहीं पर बैठे हुए थे। ब्रायन ने कहा, सर, आपका तो बहुत खर्चा हो गया होगा ना? इतना सब हो रहा है, इतने सारे लोग, हंटर्स और ये सब चीज़ें जो हैं। और फिर ब्रायन के बॉस ने कहा, पैसों के बारे में तुम मत सोचो, हमें किसी भी हालत में उस पौधे को निकालना है और सारे पौधों को लेकर यहां से चलना है और उस दवाई को अपने नाम पर पेटेंट करवाना है, समझे तुम? और खाना खाओ, सुबह हमें बहुत मेहनत करनी है। ब्रायन और ब्रायन के बॉस ने खाना खाया और वो सभी अपने अपने टेंट में चले गए। सब अपने अपने टेंट में सो गए। उसके बाद रात की तकरीबन 2 बजे, जब दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था, तब अचानक से वहां एक टेंट में सोए हुए हंटर के कानों में एक आवाज आई। जैसे ही ये आवाज उस हंटर ने सुनी तो वो अपने टेंट से बाहर निकला और आसपास देखने लगा। उसके पास एक टॉर्च थी, तो उसने उस टॉर्च की रोशनी चारों तरफ मारी, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो अपने टेंट में वापस जा ही रहा था, तभी अचानक से एक तीर आया और उस हंटर के सर के आर पार हो गया। वो हंटर चीखता चिल्लाता उससे पहले ही उसका जो काम था वो खत्म हो गया और वो जमीन पर धड़ाम से गिरा। झाड़ियों में से कुछ काले काले लोग निकले और वो बहुत ही ज्यादा डरावने थे। उन्होंने वहां वो जो हंटर की लाश थी उसे उठा लिया और वहां से ले गए। सुबह सुबह वहां एक हंटर चिल्लाने लगा और उसकी चीख सुनकर सारे जितने भी हंटर्स थे और ब्रायन के जो बॉस थे वो सभी बाहर निकले। और ब्रायन के बॉस ने कहा, अरे क्यों चिल्ला रहे हो यार, सुबह सुबह सोने भी नहीं देते।
तभी उसके बाद ब्रायन ने और ब्रायन के बॉस ने जो देखा उसे देखकर उन दोनों की हालत खराब हो गई। उन्होंने देखा एक हंटर का कटा हुआ सर वहीं टेंट के बाहर पड़ा हुआ था और ये वही हंटर था जिसे रात को आदिवासियों ने मार दिया था। इतना डरावना नज़ारा देखकर ब्रायन और ब्रायन के बॉस दोनों ही बहुत ही ज्यादा घबरा गए। ब्रायन के बॉस ने कहा, ये कैसे हो गया? क्या कब हुआ ये? और फिर बाकी के हंटर्स ने कहा, पता नहीं, हम सुबह सुबह अपने टेंट से निकले तो हमने भी यही नज़ारा देखा। और फिर ब्रायन ने कहा, सर मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ के आदिवासी बहुत खतरनाक हैं, वो हमें मार देंगे जान से। अगर हम अपनी जान बचाना चाहते तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर ब्रायन के बॉस के दिमाग में आया कि अगर वो यहाँ से चले गए तो उन्हें वो पौधा नहीं मिलेगा और वो दवाई नहीं बना पाएंगे। इसलिए ब्रायन के बॉस ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता है, अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो पौधे लिए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, समझे? ब्रायन के बॉस ने सारे हंटर से कहा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें डबल रकम दूंगा, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम सभी को मेरी और ब्रायन की रक्षा करनी है और हमारी मदद करनी है, बस समझ गए? क्या तुम तैयार हो? और फिर वहाँ पे जितने भी हंटर्स थे सब ने पैसों के बारे में सोचा और कहा, हाँ हम तैयार हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपका जो भी काम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वो सभी फिर से उस पौधे की तलाश में इधर से उधर भटकने लगे। तभी अचानक से वहां पर एक हंटर चीखने लगा और बाकी के जितने भी हंटर्स और ब्रायन के जो बॉस थे वो वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के ऊपर उस हंटर का बचा हुआ जो शरीर होता है वो लटका हुआ था और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। ब्रायन ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश करी तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, चले जाओ यहां से वरना मारे जाओगे। वो सभी थोड़ा बहुत घबरा गए, लेकिन पैसों की लालच में हर कोई था, कोई भी वहां से जाना नहीं चाहता था। जैसे तैसे उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा और फिर से उसी पौधे की तलाश में इधर से उधर भटकने लगे। काफी घंटे बीत गए लेकिन किसी को भी उस पौधे का नामो निशान नहीं मिला। ऐसे ही शाम हो गई और शाम के वक्त अंधेरा होने लगा। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे ब्रायन और ब्रायन के बॉस की शक्ल पर 12 बज रहे थे, क्योंकि वहां का जो माहौल था वो बहुत ही ज्यादा डरावना हो रहा था। रात हो गई और वो सभी फिर से एक सुरक्षित जगह की तलाश में लग गए। बहुत देर बाद उन्हें एक सुरक्षित जगह मिली जहां पर वो अपनी रात जो थी वो गुजार सकते थे। उन्होंने वहां पर फिर से टेंट लगाए और इस बार उन्होंने फैसला किया कि 2 लोग उठकर पहरा देंगे और बाकी सोएंगे। बारी बारी ड्यूटी लगेगी ताकि कुछ भी गलत ना हो जैसे पिछली रात हुआ था। और 2 जो हंटर थे वो जाग रहे थे और बाकी सब अपने अपने टेंट में सो गए। उन दोनों हंटर्स के हाथों में बंदूक थी और वो पहरेदारी कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें अंधेरी झाड़ी में कुछ हलचल महसूस हुई और उन्होंने अपनी जो गन थी उस झाड़ी की तरफ पॉइंट कर दी। वो झाड़ी बहुत तेजी से हिलने लगी और वो जो हंटर थे वो घबरा गए और उन्होंने गोली चला दी। गोली चलाते ही वहां पर एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई और वो दोनों हंटर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उस झाड़ी में से एक बच्चा तड़पता हुआ बाहर निकला और उसे गोली लग गई थी। वो चीखने चिल्लाने लगा और उसकी चीखें सुनकर टेंट से जितने भी लोग थे सब बाहर आ गए। हंटर्स और ब्रायन का बॉस सभी हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। और उसके बाद ब्रायन के बॉस ने कहा, क्या हुआ क्या है?
ये लड़का, इसे गोली कैसे लगी? और फिर उन हंटर्स ने कहा, सर पता नहीं, हम पहरेदारी कर रहे थे और अचानक से हमने देखा कि झाड़ी में हलचल हो रही है। हमें लगा कि कोई खतरनाक जानवर है, इसलिए हमने गोली चला दी। वो बच्चा चिल्लाता हुआ वहीं पर मर गया और वो सभी कुछ समझ पा ही नहीं रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक हंटर ने कहा, यह बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, अब हम यहां से निकल जाना चाहिए। हमने इस बच्चे को मार दिया है और ये इन जंगल में रहने वाले आदिवासियों का बच्चा है। अब किसी भी हालत में वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद ब्रायन ने कहा, इसमें हमारी क्या गलती है? इन दोनों ने सही किया। अब खतरा महसूस होगा तो गोली तो चलेगी ही ना। इतनी रात में कोई अपने बच्चे को क्या ऐसे बाहर छोड़ सकता है? और फिर उस हंटर ने कहा, गलती हमारी है, हम उनके जंगल में हैं, ना कि वो हमारे इलाके में है। वो जो मर्जी यहां कर सकते हैं। ब्रायन के बॉस ने कहा, तो अब क्या करना है? उसके बाद उस हंटर ने कहा, सबसे पहले तो हमें जगह चेंज करनी है। अगर हम यहां पर रुकेंगे तो वो आदिवासी यहां पर आते ही होंगे और वो जब अपने बच्चे की लाश को देखेंगे तो न जाने उनका गुस्सा, हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। यहां से निकल जाना ही सही है। उन सभी ने अपने अपने टेंट जो थे वो पैक करे और वहां से निकल गए। वो थोड़ी ही दूर निकले थे, तभी वहां पर लोगों की अजीब अजीब से रोने की आवाजें आने लगी। बहुत सारे लोग रो रहे थे और वो जो रोने की आवाज थी वो पूरे जंगल में गूंज रही थी। इस बात से साफ पता चल रहा था कि उन आदिवासियों को उस बच्चे की जो लाश है वो मिल गई है और वो कभी भी हंटर्स को, ब्रायन को मारने के लिए आ सकते हैं। वो सभी बहुत ही ज्यादा दूर जंगल के अंदर निकल गए और कई कई किलोमीटर तक चलते रहे। जब उन्हें पूरी संतुष्टि हो गई कि वो आदिवासी यहां तक नहीं आ पाएंगे तो उन्होंने उसी जगह पर टेंट लगाया और वहीं पर आराम करने लगे। फिर से 2 लोग पहरेदारी करने के लिए जगे रहे और बाकी अपने अपने टेंट में सो गए। ब्रायन और ब्रायन का जो बॉस था वो अपने टेंट में सो रहे थे और बाकी हंटर्स भी अपने अपने टेंट में सो रहे थे। तभी रात के तकरीबन 2 बजे वहां पर आवाजें आनी शुरू हो गई। मारो 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 सबको मारो मारो मारो। ढेर सारे लोगों की कदमों की आवाजें आने लगी और वो सभी चिल्लाते हुए टेंटों के पास आ रहे थे। ब्रायन और ब्रायन का जो बॉस थे वो दोनों वहां से निकले और जितने भी हंटर्स थे तब निकले। उन्होंने देखा कि वो जितने भी आदिवासी थे वो सब अपने हाथों में हथियार लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे और ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ब्रायन बहुत ही ज़्यादा डर गया और ब्रायन का बॉस भी। ब्रायन के बॉस ने कहा, अपनी अपनी गन्स ले लो और हमें प्रोटेक्ट करो। वो सभी जितने भी हंटर्स थे सबने अपनी अपनी गन उठाई और सीधा अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। गोलीबारी की वजह से बहुत सारे आदिवासी वहीं पर ढेर हो गए, लेकिन उन आदिवासियों की जो तादाद थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और उन हंटर्स के पास गोलियां भी कम पड़ने लगी। हंटर्स ने कहा, हमारे पास गोलियां कम हो गई है, अगर हमें यहां सरवाइव करना है तो हमें यहां से भागना पड़ेगा। वो सभी वहां से भागने लगे और भागते भागते वो काफी दूर निकल गए। वो आदिवासी उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते वो एक पुल के पास पहुंच गए और वो पुल बहुत ही ज्यादा कमजोर और पुराना सा था। ब्रायन और ब्रायन के बॉस ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गए और उस पुल के नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। उन हंटर्स ने कहा, मुझे लगता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें उस साइड जाना चाहिए और उसके बाद हम पुल को तोड़ देंगे ताकि आदिवासी वहां तक ना आ पाए और वहां से कोई ना कोई और दूसरा रास्ता तो होगा ही, वरना हम हेलीकॉप्टर मंगवा लेंगे। ब्रायन के बॉस ने जब ये बात सुनी तब ब्रायन के बॉस ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, चलो 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 चलो
बारी बारी करके सब निकलो, सब निकलो। ब्रायन, सबसे पहले इन्हें जाने दो, फिर हम पीछे पीछे चलते हैं। जितने भी हंटर्स थे वो सब उस पुराने से ब्रिज के उस पार चले गए और ब्रायन का बॉस दोनों उस ब्रिज को पार कर रहे थे। तभी अचानक से पीछे से उन आदिवासियों की आवाज़ें आने लगी और ब्रायन का बॉस बहुत ज़्यादा डर गए। वो दोनों वहाँ से भागते हुए सीधा पुल के उस पार पहुँच गए और जैसे ही वो आदिवासी वहाँ किनारे पर पहुँचे तो वो सभी रुक गए और वो सभी ब्रायन के बॉस को और बाकी जितने भी हंटर्स थे सबको घूरने लगे। तभी उन आदिवासियों में से एक आदिवासी ने कहा, मारेगा 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 सब मारेगा, तुम सब मरेगा, मारेगा मारेगा तुम सब मारेगा, तुम सब मरेगा, मारेगा 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 सब मारेगा, तुम सब मरेगा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया और तभी एक आदिवासी वहां पर आया और उसने उस पुल को तोड़ दिया और वो आदिवासी जितने भी थे वो सभी आंखों में आंसू लिए वहां से चले गए। ब्रायन का बॉस और बाकी के जो हंटर थे अब वो सोच में पड़ गए कि आखिर अब क्या किया जाए, उस पौधे को आखिर कहाँ ढूंढा जाए इतने बड़े जंगल में। तभी वहां पर एक डरावनी सी आवाज गूंजने लगी। ब्रायन के बॉस ने कहा, ये आवाज कैसी है? क्या तुम में से किसी को इस आवाज के बारे में कुछ पता है? और फिर वो जो सारे हंटर्स थे वो सभी घबरा गए। उन्होंने अपनी बंदूक जो थी वो निकाल ली और आस पास देखने लगे कि आखिर आवाज आ कहां से रही है। तभी वहां जंगल के अंदर से एक अजीब से राक्षस के चिल्लाने की आवाज आई और यह आवाज सुन के जितने भी हंटर्स थे सब बहुत ही ज्यादा घबरा गए। ब्रायन के बॉस ने कहा, अरे तुम में से कोई बताएगा कि आखिर ये किसकी आवाज है? और फिर कई हंटर्स ने कहा, हमें नहीं पता, हमने पहली बार सुनी है ये आवाज। और उसके बाद एक जो हंटर था उसकी जो टांगे थी वो कांपने लगी और वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। उस घबराते हुए हंटर ने कहा, अब हमारा बचना नामुमकिन है क्योंकि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि आदमखोर वेंडिगो की है जिसे इंसानी मांस की भूख लगती है। मैं पहले भी वेंडिगोस को देख चुका हूं और वो जिसे भी अपना शिकार बनाने का ठान लेते हैं उसे अपना शिकार बनाकर ही दम लेते हैं। अब भलाई इसी में होगी कि हम यहां से वापस लौट जाएं और मैं तो कहता हूं आप जितना जल्दी हो सके यहां पर हेलीकॉप्टर मंगा लीजिए और हमें यहां से एयरलिफ्ट करवा लीजिए क्योंकि यहां से आगे जाना मौत को गले लगाने के बराबर है। ब्रायन ये सारी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा डर गया, लेकिन ब्रायन का जो बॉस था उसकी आंखों पर पैसों की जो पट्टी थी वो बंधी हुई थी, वो प्रॉफिट चाहता था। ब्रायन के बॉस ने कहा, देखो मैं तुम्हें पहले डबल पैसा दे रहा था, अब मैं तुम्हें ट्रिपल पैसा दूंगा, ठीक है? तुम्हें घबराना नहीं है और साथ ही साथ मैं तुम्हारे लाइफ टाइम का जो खर्चा है वो भी उठाऊंगा। तुम्हारी फैमिली सिक्योर रहेगी, समझे तुम? और अगर इस मिशन में किसी को कुछ भी हो गया तो उसके परिवार को मैं इतना पैसा दूंगा कि वो जिंदगी भर आराम से अपनी जीवन को बिता ले ताकि उसे जिंदगी भर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, समझे तुम? और फिर वो सभी हंटर्स जो थे वो सभी पैसों की लालच में आकर ब्रायन के बॉस की बात मानने के लिए तैयार हो गए और सभी उस जंगल के अंदर चले गए। वो फिर से उस फोटो को लेकर इधर से उधर जंगल में भटक रहे थे। तभी अचानक से एक हंटर ने कहा, अरे मेरा साथी कहाँ गया? और फिर सभी वहीं पर रुक गए और उन्होंने आसपास देखा तो एक हंटर जो था वो गायब था। वो कहाँ था इस बारे में कोई पता नहीं लग पा रहा था। वो सभी उस हंटर को ढूंढने लगे। तभी अचानक से एक पेड़ के ऊपर से उस हंटर का कटा हुआ सर जमीन पर गिरा और ये देखकर वो सभी हंटर्स घबरा गए और जैसे ही उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो वहां एक पेड़ के ऊपर एक पतला सा दिखने वाला राक्षस वेंडिगो
बैठा हुआ था और वो उस हंटर का जो शरीर का मांस था उसे खा रहा था। मांस को खाते खाते उसका पूरा जो चेहरा था वो खून से लाल हो गया था। जैसे ही हंटर्स ने ये देखा तो उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और उस वेंडिगो पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लेकिन उन गोलियों का वेंडिगो पर कोई असर नहीं हो रहा था। उस वेंडिगो ने देखते ही देखते 2-3 हंटर्स को मौत के घाट उतार दिया और उनकी लाश को लेकर वहां से गायब हो गया। बाकी जो हंटर्स थे वो ये सब देखते रह गए। गोलियों का कोई भी असर उस आदमखोर पर नहीं हो रहा था। वो सभी अपनी जो जान थी उसे बचाकर वहां से भागे। पूरी रात उन्होंने खौफ के साए में बिताई और जैसे ही सुबह का सूरज उगा तो उनमें से जितने हंटर्स थे उनमें से कुछ हंटर्स ने कहा, देखिए, हम इस मिशन में आपका साथ नहीं दे सकते। हमें घर वापस जाना है। आप एयरलिफ्ट करवाइए हमें। और फिर ब्रायन के बॉस ने कहा, मैं तुम्हें ट्रिपल पैसा क्यों दे रहा हूं? मैं तुम्हें इस बात की गारंटी क्यों दे रहा हूं कि तुम्हें अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी फैमिली को लाइफ टाइम मैं देखभाल करूंगा। क्यों ये सब मैं कर रहा हूं? मैं जानता हूं इस मिशन में जान का खतरा है, समझे तुम? मेरी बात मानो। बस हमें उस पौधे को ढूंढना है, वो यहीं कहीं होगा। जैसे ही वो पौधा हमें मिल जाएगा तो उन सारे पौधों को लेकर हम यहां से तुरंत एयरलिफ्ट करके निकल जाएंगे। मैं तुम्हें पहले डबल ट्रिपल पैसा दे रहा था। चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि जान का खतरा है, बहुत ही ज्यादा बुरी मौत मिल सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम सभी को 25-25 करोड़ रुपए दूंगा। अब तो तुम मेरा साथ दोगे ना तुम सब? जैसे ही उन हंटर्स ने 25-25 करोड़ सुने तो वो फिर से पैसों की लालच में ब्रायन के बॉस का साथ देने के लिए मजबूर हो गए। बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह पर वो जो पौधे थे वो मिल गए और जैसे ही उन्होंने वो पौधे देखे तो ब्रायन और ब्रायन के बॉस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सारे हंटर्स बहुत ज्यादा खुश हो गए। वहां पर ढेर सारे पौधे लगे हुए थे और ब्रायन ने और ब्रायन के बॉस ने तुरंत उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ब्रायन के बॉस ने कहा, देखा मैं कह रहा था ना, पौधे हमें जरूर मिलेंगे। हाँ, अभी हम एयरलिफ्ट करके चले जाते तो हमें क्या मिलता? कुछ भी नहीं। अब देखो, हमें इतने सारे पौधे मिल गए, मजा आ गया। अब इन सारे पौधों को लेकर हम चलेंगे, ठीक है? सारे हंटर्स बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि मिशन जो था वो सक्सेसफुल हो गया था और उन्होंने सारे पौधे इकट्ठा कर लिए। उसके बाद ब्रायन का जो बॉस था उसने सोचा कि ये जो क्वांटिटी उन्हें मिली है वो कम है, अगर थोड़े और पौधे मिल जाते तो प्रॉफिट और होता। वो ज़्यादा दवाइयाँ बना पाते और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते। इसलिए ब्रायन के बॉस ने कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तो कहता हूँ कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, मतलब हम आसपास थोड़ा छानबीन करते हैं, हमें और पौधे मिल सकते हैं। ब्रायन ने कहा, सर अब हमें जितने पौधे मिल गए, हमें इतने पौधे लेकर यहां से निकलना चाहिए। रात को जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। अब कोई गारंटी नहीं है कि अब अगर रात को यहां पर रुके तो सुबह का सूरज देख पाएंगे कि नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूं हमें जितना भी मिला है यहां से लेकर निकलते हैं। और फिर ब्रायन के बॉस ने कहा, अगर हम ऐसे ही डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ, अभी हमें और पौधे ढूंढने चाहिए, समझे तुम? ठीक है, 25 करोड़ के 30 करोड़ ले लेना, ठीक है? बस खुश। ब्रायन का जो बॉस था वो प्रॉफिट के लालच में और जो हंटर्स थे वो पैसों की लालच में उस जंगल में रुक गए और रात हो गई। रात के वक्त उन्होंने जितने भी टेंट थे उनके आसपास जो थी वो आग जलाई ताकि कोई भी जंगली जानवर या फिर वो राक्षस आग के पास ना आ पाए। और फिर कुछ हंटर्स जो थे वो वहीं पहरेदारी करने लगे। ब्रायन का जो बॉस था वो
पैसों की लालच में अंधा हो चुका था और उसने बाकी लोगों को भी पैसों का लालच देकर वहां पर रोक रखा था। रात हो गई थी और उन लोगों ने फिर से टेंट लगाया। ब्रायन और ब्रायन का जो बॉस था वो अपने टेंट में चला गया। ब्रायन के बॉस ने कहा, आज 2 नहीं बल्कि 6 लोग पहरेदारी करेंगे, तुम में से कोई भी पहरेदारी करो। 6 हंटर्स जो थे वो पहरेदारी करने के लिए टेंट के बाहर खड़े हो गए और बाकी के लोग जो थे वो अपने अपने टेंट में जाकर सो गए। वो 6 हंटर्स बाहर पहरेदारी कर रहे थे रात में। तभी अचानक से उन्हें एक आदमी की आवाज आई, सुनो, कोई है? मुझे मदद चाहिए, कोई है? जैसे ही उन हंटर्स ने यह आवाज सुनी तब वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उन्होंने आपस में बात करनी शुरू करी। क्या तुमने वो आवाज सुनी? कोई वहां पर मदद के लिए पुकार रहा है। और फिर दूसरे हंटर ने कहा, हाँ हाँ मैंने भी सुनी। क्या कहते हो, हमें चलना चाहिए? चलो चलकर देखते हैं, मुझे तो लगता है ये भी कोई हमारी तरह हंटर ही है। और फिर वो सभी वहां जाने लगे जहां से आवाज आ रही थी और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। तभी एक हंटर ने कहा, यार अभी तो यहीं से आवाज आई थी, अब कहां से आवाज आ रही थी? यहां तो कोई है नहीं यार। दूसरे हंटर ने कहा, हाँ मुझे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, रुको मैं टॉर्च मार कर देखता हूं। उस दूसरे हंटर ने अपनी टॉर्च निकाली और सीधा टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी उधर नजर नहीं आया। तभी एक बड़े से पेड़ के उस पार से एक आवाज आई, कोई है? मैं यहाँ हूँ पेड़ के पास में, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आओ मेरी मदद करो। और फिर उन हंटर्स ने जब ये आवाज सुनी तब उन्होंने उस पेड़ की तरफ कदम बढ़ाए और वो साथ में ही अपनी बंदूक लेकर वहां पेड़ के पास पहुंचे। उन हंटर्स ने कहा, तुम घबराओ मत, हम आ रहे हैं। वो सभी हंटर्स उस पेड़ के पास पहुंचे और जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचे तो उनकी जो रूह थी वो कांप गई। उन्होंने देखा कि वही राक्षस जो था, पतला सा वेंडिगो, वही पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, पहचान नहीं पाई मेरी आवाज? मैं इंसानों की आवाज की नकल बहुत अच्छी कर लेता हूं। और ये कहते ही उस आदमखोर वेंडिगो ने उन हंटर्स पर हमला कर दिया और एक हंटर को पकड़कर उसके मांस को उसके शरीर से अलग करने लगा। ये देखकर बाकी के हंटर्स पागल हो गए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां उस आदमखोर पर चलाई, लेकिन पहले की तरह इस बार भी उस आदमखोर पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। गोलियां चलने की आवाज से सारे लोग जग गए और टेंट से बाहर निकले। ब्रायन और ब्रायन का जो बॉस था वो दोनों डर गए और वो भी टेंट से बाहर निकले। उन्होंने उसके बाद जो नज़ारा देखा वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो आदमखोर वेंडिगो हंटर के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसे नोच नोच के खा रहा था और वो जो हंटर था वो चीख चिल्ला रहा था। बाकी जितने भी हंटर्स थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी उस आदमखोर पर, लेकिन उस आदमखोर पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसने देखते देखते 5-6 हंटर्स को मौत के घाट उतार दिया और बाकी के जो हंटर्स थे वो ये भयानक नज़ारा देखते ही रह गए। वो आदमखोर वेंडिगो उन हंटर्स की लाश को लेकर वहां से गायब हो गया और बाकी के जो हंटर्स थे उनके माथे पर जो पसीना था वो आ गया। वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। एक हंटर ने कहा, और लोग मारे गए और ये सब सिर्फ तुम्हारी लालच की वजह से। हमें पौधे मिल गए थे लेकिन हम तुम्हारे कहने पर रुके। मन तो कर रहा अभी हम तुम्हारी जान ले ले। तभी ब्रायन का जो बॉस था उसने कहा,
मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जान का खतरा है, समझे? मैंने कहा था कि इसमें जान जा सकती है। कहा था कि नहीं कहा था? तुम अपनी लालच की वजह से रुके हो, मेरी लालच की वजह से नहीं। मुझे वो पौधे चाहिए तो चाहिए। अगर पैसे चाहिए तो मेरा साथ देना पड़ेगा। जान का खतरा है। करोड़ों रुपए फ्री में नहीं मिलते, समझे? अगर बाहर जाकर जिंदगी भर भी कमाओगे ना, तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। इसलिए हिम्मत से काम लो, और इस मिशन के बाद तुम्हें कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी आराम से बीतेगी। सारे जो शिकारी थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। मिशन कामयाब कर कर करोड़पति बन जाया जाए, या फिर अपनी जान की परवाह करते हुए घर वापस चला जाए। हंटर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी पैसों के लिए उन्होंने मिशन में साथ रुकने का फैसला किया। अंधेरा और घना सा जंगल, डरावना माहौल, और उसे कई कई किलोमीटर दूर तक फैले जंगल में ब्रायन और वो हंटर उस पौधे की तलाश में भटक रहे थे। उन्हें काफी पौधे मिल भी गए थे, लेकिन ब्रायन का जो बॉस था उसे और पौधे चाहिए थे ताकि वो और ज्यादा दवाइयां बना सके। सुबह हो गई और सुबह सुबह ब्रायन के बॉस ने कहा, अब हमें जितना हो सके उतने पौधे इकट्ठा करने हैं और यहां से जाना है, समझे? हम जितनी जल्दी जितने ज्यादा पौधे इकट्ठा कर लें उतना अच्छा रहेगा। हम सभी तो चलो पौधे तलाश करते हैं, और जिसे भी पौधे मिले वो आके बता दे। वो सभी ग्रुप में बट गए, और ग्रुप में बटने के बाद पौधों की तलाश में इधर से उधर निकल गए। दो हंटर्स एक साथ पौधों को ढूंढ रहे थे। तभी ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां का नजारा देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया, और एक हंटर ने चिल्लाते हुए कहा, हमें पौधे मिल गए हैं, यहां पर आ जाओ। और जैसे ही ब्रायन के बॉस ने यह आवाज सुनी तो वो भागता हुआ वहां पर आया, और बाकी के जो हंटर्स थे वो भी वहां पर आए, और उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारे पौधे थे। और उन पौधों को देखकर ब्रायन का जो बॉस था उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, और वो खुशी से नाचने लगा। देखा मैंने कहा था, देखो कितने सारे पौधे हैं। अरे इतने सारे पौधों में तो हमारा काम हो ही जाएगा। चलो इकट्ठा करो, सारे पौधे इकट्ठा करो। आज शाम तक हम यहां से निकल जाएंगे। जितने भी हंटर्स थे और ब्रायन जो था वो सभी उन पौधों को इकट्ठा करने लगे, और दोपहर तक पौधे इकट्ठा करते रहे। दोपहर तक उनके पास बहुत ही ज्यादा पौधे हो गए थे, और ब्रायन ने कहा, सर हमारे पास बहुत पौधे हो गए हैं, अब हमें यहां से चलना चाहिए, इससे पहले शाम हो जाए। ब्रायन के बॉस ने कहा, अभी नहीं, अभी शाम को चलेंगे। जैसे ही अंधेरा होना शुरू होगा ना वैसे ही हम चलेंगे, समझे? तब तक पौधे इकट्ठा करो। अभी देखो अभी कितने एरिया में ये पौधे उगे हुए हैं, अभी तो इन सबको भी इकट्ठा करना है, ये सब हमारे ही तो काम आएंगे। और फिर ब्रायन ने अपना हाँ में सर हिलाया, और उसके बाद वो पौधे इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा करते करते काफी देर हो गई, और तकरीबन शाम के 4 बजे ब्रायन का जो बॉस था उसने एक हेलीकॉप्टर जो था वो मंगवाया। इंतजार करने लगा। हेलीकॉप्टर का इंतजार करते करते काफी देर बीत गई और अंधेरा होने लगा। जैसे ही अंधेरा हो रहा था, हंटर्स और ब्रायन दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। ब्रायन ने कहा, सर ये हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया हमें एयरलिफ्ट करवाने? सर रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, और आप तो जानते ही अंधेरे के बाद क्या होता है। और फिर ब्रायन के बॉस ने कहा, तुम घबराओ मत, हेलीकॉप्टर आता ही होगा। मैं खुद बहुत डरा हुआ हूं, हेलीकॉप्टर आने वाला होगा। अंधेरा हो गया। जैसे ही अंधेरा हुआ तो वहां का जो नजारा था वो बदल गया।
आसपास का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना हो गया। ब्रायन और हंटर्स जो थे वो घबरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं से भी उन पर उस आदमखोर का हमला हो सकता है। वो सभी हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर ही रहे थे, तभी अचानक से ज़मीन के अंदर कुछ हलचल होने लगी और ये देखकर हंटर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और ब्रायन भी वहाँ पर खड़ा था और वो भी ज़मीन में हलचल को देखकर डर गया। अंधेरे में थोड़ी ही देर बाद उस ज़मीन के अंदर से आदमखोर वेंडिगो निकला और ये देखकर वहाँ पर सबकी हालत खराब हो गई। जिस पौधे के लिए वो सभी जंगल में इधर से उधर भटक रहे थे, वो पौधा ज़मीन के अंदर रहने वाले वेंडिगो के ऊपर उग रहा था। जैसे ही उस आदमखोर वेंडिगो ने हंटर्स को, ब्रायन को और ब्रायन के बॉस को देखा तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। तभी अचानक से वहां पर हेलीकॉप्टर आने की आवाज़ आई और उस हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर सबके अंदर उम्मीद की एक किरण जगी। ब्रायन के बॉस ने चिल्लाते हुए कहा, इस आदमखोर को रोको, जितनी हो सके उतनी गोलियां चलाओ। उस हेलीकॉप्टर ने नीचे एक लंबी सी रस्सी फेंकी और धीरे धीरे करके सब उस रस्सी से चढ़कर हेलीकॉप्टर पर जाने लगे और बाकी के जो हंटर्स थे वो उस वेंडिगो पर गोलियां चला चलाकर उसे रोक रहे थे। धीरे धीरे करके हेलीकॉप्टर के ऊपर सब चढ़ गए। सिर्फ ब्रायन का बॉस और ब्रायन ही बचे थे। ब्रायन भी तुरंत रस्सी पे चढ़कर ऊपर हेलीकॉप्टर के पास जाने लगा और ब्रायन का बॉस भी चढ़ गया। धीरे धीरे हर कोई हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। सारे पौधे जो थे वो हेलीकॉप्टर में आ गए थे। ब्रायन का बॉस बहुत ही ज्यादा खुश था। वो हेलीकॉप्टर में चढ़ा ही था तो उसने हंसते हुए कहा, तो आखिरकार हमने जो सोचा था वही हुआ, हमें पौधे मिल गए, मजा आ गया। हंटर्स भी बहुत ज्यादा खुश थे और ब्रायन भी बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उन सभी को, जो लोग मरे, उनके लिए बुरा भी बहुत ही ज्यादा लग रहा था। तभी अचानक से वो जो पौधे का बोरा था वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया और उस बोरे को पकड़ने के चक्कर में ब्रायन का बॉस भी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने के बाद ब्रायन का जो बॉस था उसके हाथ पैर टूट गए और वो दर्द से चिल्लाने लगा। हेलीकॉप्टर से ब्रायन और बाकी के जो हंटर्स थे वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए, लेकिन वो सभी कुछ कर पाते उससे पहले वो आदमखोर वेंडिगो वहाँ पर आ गया और उसने ब्रायन के बॉस को देख लिया और उसके बाद उसने ब्रायन के बॉस को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया और ब्रायन के बॉस की चीखों से वो पूरा जंगल गूंज उठा और ब्रायन के बॉस की मौत हो गई। हाँ, तो ये कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी जो है वो पसंद आई होगी। आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।